ये यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब प्रधानमंत्री मोदी का भी ये अपने दूसरे टर्म का आखिरी वर्ष है चुनाव से पहले, और यही स्थिति राष्ट्रपति बाइडेन की भी है। उनका भी आखिरी साल है चुनाव से पहले। दोनों को चुनाव का सामना करना है एक साल के अंदर। अब बड़ी बात यह है, लेकिन दोनों की स्थितियों में ब्लैक और व्हाइट का अंतर है। प्रधानमंत्री मोदी भारत की राजनीति में और दुनिया की राजनीति में बहुत ज्यादा मजबूत स्थिति में है। भारत में उनके सामने कोई चुनौती नहीं है, उनकी लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आई है, ना भारत में ना दुनिया में। दूसरी तरफ जो राष्ट्रपति जो बाइडेन है वो संघर्ष कर रहे हैं। उनकी लोकप्रियता लगातार दुनिया में भी गिर रही है और अमेरिका की जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है वहां पर भी उनकी लोकप्रियता गिर रही है। तो जैसे यहां लोग आज भी ये सोचते हैं कि मोदी को तीसरा टर्म मिल सकता है और वो तीसरी बार भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं, लेकिन अमेरिका में बाइडेन के बारे में ठीक इससे उलट लोग सोच रहे हैं और उनका यह कहना है कि बाइडेन ने अपने इस कार्यकाल में कोई अच्छा काम नहीं किया। इसलिए इस समय बाइडेन को मोदी की ज्यादा आवश्यकता है और प्रधानमंत्री मोदी के साथ राष्ट्रपति बाइडेन की जब वो तस्वीरें आप देखेंगे जिसमें दोनों हाथ मिलाएंगे, दोनों गले मिलेंगे, साथ में खड़े होंगे, बड़े बड़े समझौतों पर हस्ताक्षर करेंगे, उन सारी तस्वीरों का ज्यादा फायदा बाइडेन को होगा और बाइडेन इन तस्वीरों को और प्रधानमंत्री मोदी की इस दोस्ती को एक ट्रॉफी की तरह सजा कर रखेंगे और फिर इसे अमेरिका की जनता के सामने पेश करेंगे और इसे अपनी एक उपलब्धि के तौर पर वो बताएंगे। दूसरी बड़ी बात जो आपको समझनी है वो ये है अभिव्यक्ति की आजादी, लोकतंत्र, फ्रीडम ऑफ स्पीच। ये एक ऐसी चीज है जिसके बारे में अमेरिका हमेशा आवाज उठाता है और आज अमेरिका हथियारों का तो सबसे बड़ा विक्रेता सौदागर है ही, लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच का भी सबसे बड़ा सौदागर अमेरिका ही है। लोकतंत्र का भी सबसे बड़ा सौदागर अमेरिका ही है और अमेरिका दुनिया भर के बाजारों में फ्रीडम ऑफ स्पीच को बेचता है और लोकतंत्र को बेचता है, सिद्धांतों के नाम पर, प्रिंसिपल्स के नाम पर, और शांति स्थापित करने के लिए भी वो हथियार बेचता है। यानी पहले हथियार बेचता है और फिर कहता है कि मैं हथियार शांति स्थापित करने के लिए बेच रहा हूं। इसलिए अमेरिका एक अलग ही टेंजेंट पर काम करता है और यही काम कर रही हैं अंतर्राष्ट्रीय टेक कंपनियां, ट्विटर जैसी कंपनियां, फेसबुक जैसी कंपनियां, इंस्टाग्राम जैसी कंपनियां, जो सोशल मीडिया पर आपको अभिव्यक्ति देती हैं। ये कंपनियां भी आपको अभिव्यक्ति की आजादी बेच रही है। आज आप जो ट्विटर पर करते हैं वो अभिव्यक्ति की आजादी ट्विटर आपको बेच रहा है और आपसे पैसा ले रहा है। यही काम अमेरिका भी कर रहा है। इसलिए ये सारे जो बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक और सीईओज हैं वो अमेरिका में बैठे हैं और सबका मुद्दा एक ही है, वो है अभिव्यक्ति की आजादी और लोकतांत्रिक मूल्य। और वहां जो 75 सेनेटर्स हैं जिन्होंने ये चिट्ठी लिखी है वो भी इसी बात को मुद्दा बनाकर प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ ये कैंपेन चला रहे हैं कि अभिव्यक्ति की आजादी भारत में गिर रही है, प्रेस की आजादी भारत में गिर रही है। ये आजादी जो शब्द है ये वहां तमाम जो इकोसिस्टम है वहां के लोगों को बहुत प्रिय है। ये चीजें हैं तो बिल्कुल मुफ्त में, लेकिन अमेरिका और ये टेक कंपनियां ऐसी हैं जो इस मुफ्त की चीज को भी बाकी के देश के लोगों को पैसा लेकर बेचते हैं। भारत समेत दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने सैकड़ों वर्षों तक भारत की योग संस्कृति को हीन भावना से देखा है। अब मैं आपको वो बता रहा हूं, अमेरिका तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को बेचता है, शांति को बेचता है, लेकिन हमारे पास हमारी संस्कृति में हमारी जो धरोहर है वो है योग। लेकिन योग को भी हम कभी पूरी दुनिया को बेच नहीं पाए, यानी इसे सॉफ्ट पावर नहीं बना पाए। और आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और इसकी वजह से हमारे देश में भी बड़ी संख्या में लोग योग का इतिहास और इसकी ताकत को कभी समझ ही नहीं पाए। योग शब्द की उत्पत्ति मूल संस्कृत भाषा के एक शब्द से हुई है जिसे युज धातु कहते हैं और इसके 3 शाब्दिक अर्थ होते हैं। पहला समाधि का वाचक, दूसरा जोड़ और तीसरा सामंजस्य। आज भारत में बहुत सारे युवा स्वस्थ और फिट रहने के लिए जिम जाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिम वाला ये कल्चर प्राचीन ग्रीस से पूरी दुनिया में फैला और फिर भारत में इसे अपनाया गया। असल में भारत कभी भी जिम जाने वाला देश था ही नहीं, हमारा समाज जिम जाने वाला समाज था ही नहीं। भारत तो योग में विश्वास करने वाला देश था और योग की यह संस्कृति हमें हजारों वर्षों पहले मिली थी। श्रुति परंपरा के अनुसार भगवान शिव योग विद्या के सबसे पहले आदि योगी या आदि गुरु थे और ऐसी मान्यता है कि पूर्व हिमालय में
कांति सरोवर झील के किनारे योग की यह विद्या पौराणिक सप्त ऋषियों को सिखाई गई और फिर इन सप्त ऋषियों ने इस संस्कृति का विस्तार दुनिया के अलग अलग कोनों में किया और महर्षि अगस्त्य मुनि ने इस योग संस्कृति को जीवन के रूप में प्रसारित किया। महर्षि अगस्त्य मुनि राजा दशरथ के राजगुरु थे और राजा दशरथ को आप सब जानते हैं, वो भगवान श्री राम के पिता थे। भारत की योग संस्कृति को मिटाने के लिए बहुत प्रयास हुए, लेकिन इसके बावजूद हर दौर की सभ्यता में इसके प्रमाण मौजूद हैं। ये मिटा नहीं। 2700 ईसा पूर्व सिंधु और सरस्वती घाटी सभ्यताओं में योग के व्यापक स्वरूप के प्रमाण मिलते हैं और योग किसी एक धर्म, समाज और जाति तक सीमित नहीं है। योग असल में वो टेक्नोलॉजी है जिसमें आंतरिक मन का विज्ञान छिपा हुआ है। वेद, उपनिषद, भारतीय दर्शन, रामायण, महाभारत और यहां तक कि जैन और बौद्ध धर्म में भी योग की संस्कृति का महत्व है और योग के कई रूप इनमें भी दिखाई देते हैं, जिनमें 4 रूपों की सबसे ज्यादा चर्चा होती है। पहला है कर्मयोग जो तन से जुड़ा है, दूसरा है ज्ञान योग जो मन से जुड़ा है, तीसरा है भक्ति योग जो भावना और साधना से जुड़ा है और चौथा है क्रिया योग जो ऊर्जा से जुड़ा है। आज जिस योग में भारत की संस्कृति का दर्शन होता है, उस योग को महर्षि पतंजलि अलग अलग सूत्रों में उन्होंने पिरोया था और यह बताया था कि कैसे योग इंसान को तन, मन और मस्तिष्क से स्वस्थ रख सकता है। गौतम बुद्ध से लेकर भगवान महावीर और फिर वर्ष 1700 से 1900 के बीच रमण महर्षि, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद और स्वामी योगानंद ने योग को भारत की सॉफ्ट पावर बनाया, लेकिन इसके बावजूद कुछ लोगों ने योग को इस्लाम विरोधी बताते हुए इसका विरोध किया और पश्चिमी देशों ने भी इस संस्कृति को बहुत कम करके अब तक आंका है। सितंबर 2014 में जब पहली बार नरेंद्र मोदी बतौर प्रधानमंत्री अमेरिका गए, तब उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का संकल्प पेश किया था और इसके बाद 21 जून को हर वर्ष दुनिया के 177 देशों ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का ऐलान किया और आज जब फिर से प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका में हैं, तब संयुक्त राष्ट्र में योग दिवस पर यह विशेष कार्यक्रम हुआ जिसकी अध्यक्षता वो खुद आज कर रहे थे।